हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी विद नीलू। आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, आपको प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। हम पायरिया को, निद्रा रोग को, पेचिश को आज पढ़ेंगे क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं उससे प्रोटोजोआ से जो उससे होने वाले रोगों को पढ़ रहे हैं। तो पायरिया जो है वो दांतों से संबंधित रोग है, दांतों से की सूजन से संबंधित रोग है और ये आमतौर पर बहुत सारों को हो जाता है। इस रोग में मसूड़ों का रोग है, मुख्य रूप से कहा जाता है। इसमें मसूड़े प्रभावित होते हैं और इसका तुरंत इलाज करवा लेना चाहिए। कुछ ज़्यादा तकलीफ हो तो चले जाना चाहिए डॉक्टर के पास, बता देना चाहिए। इसमें दांत के आसपास की जो हड्डियां हैं, वो हड्डियां और जो स्किन है आसपास की, वो इस तरीके से प्रभावित हो जाती है कि उसमें गड्ढे हो जाते हैं, काले पड़ जाता है, वहाँ गंदा मेल जम जाता है। तो आप उसको नेग्लेक्ट ना करें। दांतों को जो सहारा दे रहे हैं, हमारे जो दांत है वो, और वो जो स्किन उसके नीचे की पूरी जो हड्डियां वो एक दूसरे को सपोर्ट करती है और जकड़े हुए हैं, उनको बहुत नुकसान हो जाता है। गड्ढे हो जाते हैं दांत के नीचे, जड़ और दांत के बीच में गड्ढे हो जाते हैं। इसमें जो ऊतक है, वो हड्डियां जो है दांतों से जुड़ी हुई, वो जो स्किन है दांतों से जुड़ी हुई, वो सड़ने लगती है। ये ज्यादातर मसूड़ों को ही प्रभावित करता है। मामूली दर्द से अत्यधिक दर्द की ओर ये बढ़ता है और इसमें अचानक से दर्द बढ़ जाता है। मसूड़ों में इसमें सूजन हो जाती है, मसूड़ों का लाल होना, और इसमें खून आना भी शामिल है। जब हम ब्रश करते हैं तो इसमें खून आना शामिल है। पायरिया क्यों होता है मैं आपको ये बता देती हूँ। इसका जो होने वाला परजीवी है, इसको जो जिम्मेदार परजीवी है, उसका नाम है एंटअमीबा जिंजरवेलिस। एग्जाम में बहुत सारी बार पूछा गया है एंटअमीबा जिंजरवेलिस के बारे में कि पायरिया किस परजीवी से होता है, तो एंटअमीबा जिंजीवेलिस है ना। तो आपको बता दूं कि ये एंटअमीबा जिंजीवेलिस जो है ये कैसे आता है। ये शरीर में जो दांत हैं उसकी सफाई ठीक से नहीं हो पाती और जो खाना है वो फंसा हुआ रह जाता है, जो मेल है वो फंसा हुआ रह जाता है, दांतों के आजू बाजू जम जाता है, जो अक्सर पीले कलर का भी है। तो वो सारा वो इकट्ठा होता रहता है और वहां पर इकट्ठा होके वो जीवाणु और ये जो एंटअमीबा जिंजीवेलिस परजीवी अपना काम शुरू कर देते हैं और उस तरीके से अपने काम से अपने पायरिया को अंजाम देते हैं। और ये कुछ ऐसे प्रकार हैं, कुछ एक प्रकार बताएं, वो सारे उसके नहीं है। एंटअमीबा जिंजीवेलिस जो है, जो इस परजीवी से जो होने वाला रोग है पायरिया, इसके प्रकार है क्रोनिकल पेरियोडोटाइटिस, एग्रेसिव पेरियोडोटाइटिस और नेक्रोटाइजिंग पेरियोडोटाइटिस। क्रोनिकल पेरियोडोटाइटिस आम समस्या है, नॉर्मली हो जाता है और ये वयस्कों को प्रभावित करता है। मसूड़ों, हड्डियों और दांतों को अत्यधिक क्षीण कर देता है। ये सिर्फ दांत के आसपास की हड्डियों के बारे में और ऊतकों के बारे में बात हो रही है। अब मैं आपको बता देती हूँ एग्रेसिव पेरियोडोटाइटिस के बारे में। ये आमतौर पर बच्चों और युवाओं को प्रभावित करता है और कम लोगों में देखा जाता है। ये ज्यादा होता है और इसमें जो है गंभीर नुकसान होता है दांतों को, स्किन को, ऊतकों को। उसके बाद मैं आपको नेक्रोटाइजिंग पेरियोडोटाइटिस के बारे में बताती हूँ। नेक्रोटाइजिंग पेरियोडोटाइटिस ये गंभीर है। किस तरीके से गंभीर है? ये घातक लक्षण घातक नुकसान कर देता है, बहुत नुकसान कर देता है। मसूड़ों में इसकी वजह से ब्लड आने लगता है। आपूर्ति जो है मसूड़े हैं उनमें, वैसे ब्लड तो इन दोनों की वजह से भी आने लगता है, लेकिन आपको बता दूं कि जो मसूड़े हैं उनमें ब्लड की जो पूर्ति होती है वो रुक जाती है यहाँ पे। अब वो खपत जो रुक गई है ना दांत, उसकी वजह से डैमेज होने लगते, टूटने लगते हैं। दांतों की हड्डियों के बंधन जो हैं जुड़े हुए हैं हड्डियों से, वो हल्के पड़ जाते हैं। ब्लड की जाने की वजह से ऑक्सीजन वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है, वो जगह कमजोर होने लगती है और वो ऊतक कमजोर होने लगते हैं। तो आप भी जानते हैं कितना नुकसान होगा इस वजह से, इसे घातक कहा है। ठीक है, आमतौर पर ये जो प्रॉब्लम खड़ा होता है किनको, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है ना, उनको खड़ा होता है नेक्रोटाइजिंग पेरियोडोटाइटिस। इसमें क्या होता है कि कुपोषण वालों को, HIV वालों को और ये होता है कैंसर वालों को, ये नेक्रोटाइजिंग पेरियोडोटाइटिस। हाँ, ये नॉर्मली सभी को हो सकता है। और अग्रेसिव पेरियोडोटाइटिस भी ज्यादातर देखा जाता है बच्चों में और युवाओं में। ठीक है, इसके बाद में इसके लक्षण बता देती हूँ। ब्रश करते समय खून आना, दांतों में दर्द होना, सांस में बदबू आना, दांत गिरना, दांत ढीले होना, दांतों की स्थिति बदल जाती है, सूजे हुए मसूड़े होना, सुर्ख लाल हो जाते मसूड़े, चबाने पर दर्द महसूस होता है, दांतों के बीच की जगह खाली हो जाती है, मुंह का स्वाद बदलने लगता है, शरीर में सूजन आने लगती है। आपको पायरिया के बारे में मैं काफी कुछ बता चुकी हूँ और आप इतना ध्यान रखिएगा कि ये पूछा जाता है एंटअमीबा जिंजीवेलिस जो है ये परजीवी, इसके लिए जिम्मेदार है पायरिया के लिए। ठीक है,
इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ निद्रा रोग के बारे में, जिसको स्लीपिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं ना। निद्रा रोग ये जो है स्लीपिंग डिसऑर्डर भी है। जाओ बेटा। स्लीपिंग डिसऑर्डर, और इसमें नींद आना तो होता ही ये लाजमी है, लेकिन इसमें नींद के साथ बुखार भी आता है। ये अक्सर बच्चों में होता है, और ये मतलब अक्सर होता है बच्चों में, लेकिन युवाओं में भी होता है। तो ये जो भय और डर होता है बच्चों के अंदर, उसकी वजह से ये ज्यादा प्रभावी हो जाता है। नींद भय का आम लक्षण है, जो है नींद भय का आम लक्षण है। इसमें इस बीमारी में उत्तेजना होती है, आंदोलन मतलब तेज हो जाता है बंदा, और ये इसमें पसीना शामिल हो जाता है। जब सोता है व्यक्ति, उसको अचानक से पसीना, घबराहट, ये चीजें होती है। इसके बाद इसमें रक्तचाप की भी वृद्धि हो जाती है। ये पुरुषों में और बच्चों में आम समस्या देखी गई है। इस रोग का प्रभाव जो है बुरी तरह मस्तिष्क पे पड़ता है, और पूछा गया है एग्जाम्स में, बहुत सारी जगह पे पूछा गया है कि इस रोग का प्रभाव, इससे प्रभावित अंग कौन सा है, तो इससे प्रभावित अंग है मस्तिष्क नींद से। हाँ, निद्रा रोग से ये कुछ ज्यादा ही नींद आती है इसमें, और बुखार भी रहता है। इसका परजीवी ये भी पूछा जाता है, ट्रिपेनोसोमा इसका परजीवी है। इसका वाहक जो है सीसी मक्खी, जिसको टीएसी कहते हैं, तो ये इसकी वाहक है, जो ये संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति को संक्रमित कर देती है। इसमें लक्षण क्या है? नींद के साथ बुखार आना, बुखार में नींद मतलब बहुत नींद आना, और नींद में बात करना तनाव को लेकर, नींद में रोना, स्पष्ट बात नहीं करते हैं वो व्यक्ति, अस्पष्ट बात करते हैं, और जो ओरिजिनलिटी है वो छुपा लेते हैं, उसके प्रति संवेदनशील होते हैं वो। लक्षण की गंभीरता अलग अलग अवधि में अलग अलग होती है। नींद में डरना, भ्रम, उत्तेजना, मानसिक विकार और नींद में चलना, ये सब शामिल है। और वो लक्षण जब वो स्पष्ट प्रकट करते हैं ना कि नींद में स्पष्ट बोल रहा है ना बंदा, तो वो उसका बहुत गंभीर रूप हो चुका है, तब वो ये स्टेज होती है इसमें। अब उपचार में क्या हो रहा है? इसमें कोई इलाज नहीं है, बस आपको नियमित जितना सोना चाहिए उतना सोइए, और उसका निरंतर अभ्यास कीजिए। भारी भोजन से बचें, तनाव से बचें, शराब आदि से बचें, शरीर को तकलीफ दे मतलब शरीर में ऐसे ही शराब वराब जैसी चीजें ना डालें जिसकी वजह से आपका शरीर ज्यादा स्ट्रेस पे आए। पेचिस क्या होता है? इस पेचिस को डिसेंट्री भी कहते हैं और प्रवाहिका बोलते हैं, पाचन तंत्र का रोग भी कहते हैं, इसे पाचन तंत्र को परेशान करता है। इसमें आंत में सूजन आ जाती है, श्लेष्मा और खून के साथ इसमें दस्त होती है। अब ये जो श्लेष्मा है इसको म्यूकस कहते हैं, म्यूकस म्यूकस जो है कफ होता है, इसमें बहुत ज्यादा दस्त होती है, डायरिया होता है। ये पेचिस बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम हो सकती है अगर इसका टाइम पे ट्रीटमेंट ना हुआ तो। इसमें डायरिया होती है और भयंकर डायरिया होती है, पूरे दिन व्यक्ति परेशान हो जाता है, और उसमें खून के थक्के आते हैं, गाढ़ा खून भी आता है, उसमें जो है कफ आता है, ये म्यूकस आता है, श्लेष्मा आता है, और आंत में सूजन हो जाती है इससे। मल में रक्त आता है, ये म्यूकस आता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। लक्षण इसके बार बार इसमें मल त्याग करना पड़ता है, मल स्पष्ट रूप से त्याग नहीं होता है, इसको बार बार पोटी लगती है व्यक्ति को। मल में खून आना, म्यूकस आना, कभी कभी खून की उल्टी भी हो जाती है व्यक्ति को, और पेट में ऐंठने लगती है। और ये जो है ये दो प्रकार का होता है, अमीबा पेचिश होता है और दंडाणुज पेचिश होता है। अमीबा पेचिश इसका मुख्य रूप से पूछा गया है कई बार कि अमीबा पेचिस या पेचिस का जो परजीवी है वो कौन सा है, जो इसके लिए जिम्मेदार परजीवी है, वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। आप याद रखिएगा, पूछा गया है कई सारी एग्जाम्स में, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। हाँ, इसके बाद मैं आपको बता दूं दंडाणुज पेचिस होता है, जो बेसिली पेचिस कहते हैं इसको। ये विशेष प्रकार के दंडाणुज होते हैं जो रोगी के शरीर में पैदा हो जाते हैं। मैं अब इसके बाद आपको बता दूं कि जो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये हमारे शरीर में दो रूपों में पाया जाता है और छोटी आंत में पाया जाता है। तो कैसे पाया जाता है? छोटी आंत में पुटिकाओं के रूप में और अंडाणु के रूप में। ये जो पुटिकाओं के रूप में है, जो हम खा रहे हैं बाहर से खाद्य पदार्थ, तो उनमें उनसे जाके शरीर में इकट्ठा हो जाता है। और ये जो अंडाणु के रूप में है, ये भी इसी प्रकार और शरीर में भी पैदा हो जाते हैं। तो ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से जो पुटी बन रही है, ये पुटियां जो है कभी कभी बाहर आंतों में पहुंचकर बड़ी आंत में होकर शरीर से मल त्याग करते समय निकल भी जाती है। यहाँ से ये इस पोटी की वजह से, इस पोटी से, संक्रमित पोटी से ये दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर देती है, दूसरे व्यक्ति के खाने को, पानी को दूषित कर देती है, जिसकी वजह से
ये उस खाने और पानी की वजह से संक्रमण फैलता है ना, संक्रमण दूसरे व्यक्ति को लग जाता है, उसके शरीर में पुटिकाएं चली जाती है और उसको भी पेचिश हो जाता है, अन्य को संक्रमित कर देती है। ये क्या होता है, एक तीव्र रूप है, जब ये बढ़ती है धीरे, जो फास्ट बढ़ने लग जाती है और अचानक से घातक रूप ले लेती है। कैसे होता है, जो आगे बढ़ने पर ये आगे बढ़ती है तो ये यकृत शोथ पैदा कर देती है, यकृत में प्रॉब्लम खड़ी कर देती है, वहां से जो है इसके वो डैमेज होना, मल के साथ वो निकल के आना, ब्लड, शिराओं में तकलीफ, ये चीजें होती है। मल में जो है पूय निकलना, इसके बाद इसमें ज्यादा ब्लड आने लगता है और पूय निकलने लगता है। फेफड़ों में, आमाशय में, पहले फेफड़ों को फिर आमाशय को, छोटी आंत को तो ये पहले से परेशान करती है, फिर आमाशय को, ऐसे ही ये पास की चीजों से दूर की चीजों पे जाती है, उदर कला को और हृदय आवरण को, इन सबको ये पकड़ लेती है, संक्रमित करती है। और लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है तो इससे सबसे पहले ये जो छोटी आंत से शुरू होता है तो छोटी आंत इसका शिकार होती है। ये पूछा जाता है कि इससे प्रभावित अंग कौन सा है, तो छोटी आंत आंसर बनेगा। ठीक है, इसमें तकलीफ, इन सभी में तकलीफ शुरू हो जाती है। और यकृत के भागों में, यहाँ जो है यकृत के भाग पर जब छूते हैं ऊपर से, तो उस जिसको पेशेंट को जो पेचिस का शिकार है, तो उसको बहुत तकलीफ होती है, बहुत कष्ट होता है बहुत, और उदर वाली स्पेस पे भी बहुत तकलीफ होती है। इसमें उपचार हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो दूसरी एंटीबायोटिक्स और दवाइयों के साथ दी जाती है। इमेटिन की सुई की चिकित्सा भी दी जाती है। इसमें उबला हुआ पानी पिए, भरपूर पानी पिए, पानी की साफ सफाई रखें। और थैंक यू।